हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। आज अपन दोस्तों बात करते हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज की। पीछे आपने बात की थी कंप्यूटर की, और कंप्यूटर का पेपर हुआ और लगभग अपने जो पढ़ा है उसमें से 60% सिलेबस मिला भी था। ठीक है, अब अपन दोस्तों बात करते हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज की। तो एग्रीकल्चर हेरिटेज में भी ज्यादा कुछ खास है नहीं। कृषि विरासत कहते हैं इसको, ध्यान रखना हिंदी में, कृषि विरासत। अब दोस्तों अपन इसके एक एक टॉपिक तो पढ़ नहीं सकते, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, इंपॉर्टेंट से डेफिनेशन निकाल के लाया हूँ, वो मैं आज सोल्व कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसमें से पेपर लगभग मिल जाएगा। आपका चांसेस है 70% पेपर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों अपन बात करेंगे एक एक डेफिनेशन की करके मैं बात करता रहूंगा। जिसको नोट करना है वो नोट करते रहना, ठीक है। फिर अपन जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक वो भी बताएंगे, उसके बाद में 10-10 नंबर वाले क्वेश्चनों के बारे में भी बात करेंगे। न्यू टाइप की बात रहेगी तो न्यू टाइप की दोस्तों आपको जैसे खुद पीछे के 4 या 5 साल के पेपर सोल्व कर लेना, उनमें से न्यू टाइप हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो जैसे अपने जैसे टॉपिक चालू रहा तो उसकी बेसिकली 10-12 लाइन पढ़ना आपको जरूरी है। बाकी वैसा खास है नहीं, आपका यह पेपर बहुत ही अच्छा होगा आशा करूंगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं एक एक जो मैंने पेपर बना के लाया हूँ उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, जिसको लिखना है लिखते रहना, और ये मान लेना कि ये क्लास आपके लिए, ये मान लेना कि क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले डेफिनेशन की। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है कृषि विरासती। कृषि विरासत सबसे पहली डेफिनेशन आती है कृषि विरासत। दोस्तों ये मान लेना कि ये 20 या 22 डेफिनेशन है, उनमें से कंफर्म है आपको लगभग मिलने के चांसेस। ठीक है, अब बात है अपनी कृषि विरासत की। कृषि विरासत क्या है तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, अब कृषि विरासत के अपन कृषि विरासत में क्या ही पढ़ना है, वही पुराने जमाने वाली बातें पढ़नी है। तो इसमें मैं एक बार बोल रहा हूँ कि कृषि विरासत प्राचीन भारत में खेती के प्रचलित मूल्य और परंपरागत परंपराओं को आज भी प्रणाली के में अधिक उपयोगी है। अब दोस्तों अपन इसकी वैसे डेफिनेशन है, लेकिन अगर शॉर्ट में इसकी बात करूं तो जो अपने पूर्वज जिस तरीके से खेती करते थे, या अपने पूर्वजों को जो अपन खेती करने के जो गुण मिले उन्हीं को अपन क्या करेंगे, कृषि विरासत। क्योंकि अपन कहते हैं कि विरासत में मिली हुई जायदाद है, ठीक है, अपन को कृषि। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान रखना, प्राचीन भारत, लिखते रहना दोस्तों साथ साथ, प्राचीन भारत में प्रचलित परंपराएं प्राचीन भारत में प्रचलित कृषि परंपराएं, ठीक है, कृषि परंपराएं, कृषि विरासत के बारे में पढ़ रहे हैं, कृषि परंपराएं के अनुसार खेती करना। एक डेफिनेशन तो इसकी यह हो गई। ठीक है, अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी शॉर्ट एंड स्वीट दूसरी डेफिनेशन में लिख लेना दोस्तों। दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी खेती का वह ज्ञान जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों डेफिनेशन आपको कल के पेपर में श्योर है देखने को मिलेगी, तो इसको एक बार फिर देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को दिखने में वो प्रॉब्लम है, या हो सकती है वीडियो बनाते हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ एक बार ही सुन लेना। प्राचीन भारत में प्रचलित कृषि परंपराएं के अनुसार खेती करना, यह आएगी अपने किसमें, कृषि विरासत की एक डेफिनेशन हो गई।
या अपन इसकी बात करें कि खेती का वह ज्ञान जो अपने पूर्वजों से, क्योंकि कृषि विरासत, विरासत का मतलब होता है कि अपने जो पुराने या अपने पूर्वजों से जो अपन को कृषि के बारे में नॉलेज मिला उसके बारे में अपन कृषि विरासत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली डेफिनेशन की बात करें, नंबरिंग आप डालते रहना, मैं करवाता जा रहा हूँ एक एक करके, और कोशिश करूंगा कि जितनी डेफिनेशन हो सके उतनी करवा दूं। ज्यादा लंबी क्लास हो गई तो मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको भी ढूंढने पड़ेंगे दोस्तों। अगली डेफिनेशन की बात करें तो अगली डेफिनेशन हो जाएगी इसमें दोस्तों टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती, ठीक है दोस्तों। अब टिकाऊ खेती के अंदर दोस्तों वह कृषि या वह खेती जिसे हम कम लागत में रासायनिक या उर्वरकों का कीटनाशक का प्रयोग जिसमें लंबे समय तक बनी रहे, ठीक है, इससे प्राकृतिक कृषि या पारिस्थितिक कृषि भी कहते हैं। हाँ देखो इसमें क्या है कि अपन जो ये टिकाऊ खेती में क्या है कि जैसे टिकाऊ का मतलब हो रहा है कि कोई चीजें लंबे समय तक करना अपन को, ठीक है, लंबे समय तक। टिकाऊ का मतलब होता है लंबे समय तक। तो इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, लिखने की कोशिश करना कि वह खेती जिसमें कम लागत वह खेती जिसमें कम लागत एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके लंबे समय तक खेती करना टिकाऊ कृषि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन बोलो देख तो एक बार, अगर मार्कर दिख नहीं रहा तो चेंज कर लिए, ठीक है। टिकाऊ खेती का मतलब होता है कि लंबे समय तक, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी वह खेती जिससे कम लागत एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके लंबे समय तक खेती करते हैं उसे टिकाऊ खेती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसको टिकाऊ खेती को एक नाम से और बनाया था वो भी ध्यान रखना, जैसे इसको भी कहते हैं प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती। ठीक है दोस्तों, दूसरी डेफिनेशन हो गया अपनी टिकाऊ खेती की कि वह खेती जिससे कम लागत एवं रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करके लंबे समय तक खेती कर सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, अगली डेफिनेशन देखो दोस्तों, हाँ, ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अपन एक सीमित सीमा तक ही करेंगे, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं करना अपन को। ठीक है, जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे ये एक सीमित सीमा तक करना अपन को। सीमित सीमा तक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी सीमित सीमा तक करना है। ठीक है दोस्तों, दो डेफिनेशन हो गई, तीसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं अपन। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहना क्योंकि कल की डेफिनेशन आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेगी। पूरे पेपर की तो गारंटी लेता नहीं मैं, लेकिन 70% पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करते हैं एक डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन अपनी जैविक खेती। दोस्तों नाम से पता चल रहा है जैविक खेती क्या होती है। तो देखो जैविक खेती का डेफिनेशन लिखना था, अपन को लिखना है कि वह खेती
जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक खेती वह खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक उर्वरकों एवं ध्यान रखना, जैविक उर्वरकों जैविक रासायनिकों या जैविक कीटनाशकों का जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करके खेती करना। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाए इसमें, अगर अपन कीट की बात करें तो ट्राइकोग्रामा सॉरी, ये कीटनाशी है, जैविक कीटनाशी। कीटनाशी है। और जैविक फफूंदनाशी की बात करें अपन तो ट्राइकोग्रामा। ठीक है दोस्तों, जैविक खेती की बात करें तो वह खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक उर्वरकों एवं जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे ट्राइकोग्रामा हो गया और ट्राइकोडर्मा हो गया, इनका प्रयोग करेंगे और इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, उसे कहेंगे जैविक खेती। ठीक है दोस्तों, अगली डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लेना। नंबरिंग करते जाना भाई, नंबरिंग कौन से, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, अगली डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। फसल चक्र, अब फसल चक्र की डेफिनेशन तो हर कोई जानता है, आप 2 साल हो गए पढ़ते हुए, इसको भी लिख लो। निश्चित समय में निश्चित अवधि में फसलों हेर फेर कर बोना, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे एवं फसल उत्पादन भी अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई फसल चक्र की डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट लेते रहो दोस्तों, ये डेफिनेशन आपको कल के पेपर में श्योर देखने को मिलेगी। 30 डेफिनेशन, 30 में से 10 आपको मिल जाएगी, 10 नहीं मिले तो 8 या 9 डेफिनेशन तो आपको पक्का ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र की डेफिनेशन हो गई निश्चित समय में निश्चित अवधि में, ध्यान रखना दोनों वर्ड, निश्चित समय में और निश्चित अवधि में फसलों को हेर फेर कर, मतलब बदल बदल कर। ठीक है, फसलों को हेर फेर कर बोना, जिससे कि मृदा की उर्वरता बनी रहे एवं फसल उत्पादन भी अच्छा हो। ठीक है, जैसे एक बार ग्रेमिनी कुल की बोती, एक बार ग्रेमिनी कुल की तो दूसरी बार लेगुमिनेसी कुल की, लेगुमिनेसी वाली लेगुमिनेसी कुल की, मतलब एक बार धान्य फसलें और एक बार दलहनी फसलें, इससे हेर फेर कर अलग अलग फसलें बोते रहना चाहिए। अगर एक लगातार एक ही कुल की फसलें बोएंगे तो उसमें मृदा में उर्वरकों की
या पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली डेफिनेशन देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। अगली डेफिनेशन दोस्तों अपनी नकदी फसलें या कैश क्रॉप। ठीक है, अब नकदी फसलें वर्ड से पता चल रहा है कि वो फसलें या वो फसलें जो अपन डायरेक्ट क्या है बाजार में उनका उत्पादन करते हैं, बाजार में उनको बेचते हैं, जिनका अपन खेत में बोते हैं, इसलिए व्यापारिक रूप से अपन की आर्थिक उपज बढ़ाने के लिए, व्यापारिक उपज बढ़ाने के लिए जिन फसलों का उत्पादन बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख दूं मैं, नहीं भी रहता है काम। इसके एग्जाम्पल है जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया। ठीक है दोस्तों, वह फसलें जिनको खेत से निकालकर सीधे बाजार में बेच देता तथा अन्य फसलों की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त होता है, उन फसलों से उन्हें अपन क्या देंगे, कैश क्रॉप या नकदी फसलें कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। जैसे जैसे पेपर होते रहेंगे वैसे वैसे मैं क्लास अपलोड करता रहूंगा। अगली डेफिनेशन दोस्तों अपनी ट्रैप क्रॉप या फंदा फसलें या जाल फसलें। जाल का मतलब होता है कि किसी कीट को फंसाना। ठीक है, अब अपन बात करें इसमें कि कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना कि मुख्य फसल के चारों तरफ या खेत की जो मुख्य अपन फसल बोल रहे हैं उसके चारों तरफ ऐसी फसल लगाएंगे कि जो उस अपनी मेन फसल पर लगने वाला कीट दूसरी उस जो अपन द्वितीय फसल या ट्रैप क्रॉप लगाए उस पर आकर्षित हो जाए। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लिखते रहना। मुख्य फसल के चारों ओर गौण फसल या ट्रैप क्रॉप जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे एग्जाम्पल देखो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अपन कोई टमाटर लगा रहे हैं, टमाटर की फसल लगा रहे हैं, तो उसके चारों ट्रैप फसल के रूप में अपन लगाएंगे गेंदा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई ट्रैप क्रॉप की परिभाषा। अपने स्क्रीनशॉट लेते रहो। अगली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आएगी की ध्यान रखना, कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगी कृषि पंचांग। ठीक है।
तो लिखना है इसकी डेफिनेशन, ये वार्षिक प्रकाशित होता है जिसे एग्रीकल्चर ग्रेड बुक्स या कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर भी कहते हैं इसको, या कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। इसमें कृषि से संबंधित, इसमें कृषि से संबंधित कृषि से संबंधित अनेक अवधारणाएं होती है। होती है। एक इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिखनी है, वो लिखना है, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है, इसका पुराने या प्राचीन पंचांग तो खगोलीय सिद्धांत के आधार पर इसको चलाने का कार्य करती है मौसम विभाग, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ फिर इसके बारे में, देख ले भाई। कृषि पंचांग एक पत्रिका है, ध्यान रखना, ये वार्षिक पत्रिका है जिसमें अपना एग्रीकल्चर के बारे में, ये एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर के बारे में ये मान सकते हैं कि एक इसके ऊपर अपने जो भारतीय कृषि और कृषि पंचांग के ऊपर आधारित है, ठीक है। कृषि पंचांग के आधारित पे अपन कृषि को बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, इसी के आधार पे करते हैं। तो एक वार्षिक पत्रिका है जिसपे अपन एग्रीकल्चर की बुक है, जिसे अपन कहते हैं बेसिक स्टोर एग्रीकल्चर ग्रिड बुक या कैलेंडर बुक या कैलेंडर के नाम से भी है जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, कृषि से संबंधित अनेक अवधारणाएं क्या रहेगी, वो अपन जब इसका पूरा डिटेल करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। इसका पुराना चाहे खगोलीय सिद्धांत, जिस सिद्धांत पे आधारित है उस सिद्धांत का ध्यान रखना, खगोलीय सिद्धांत पर आधारित है, रिक्त स्थान में आ जाएगा ये कि कृषि पंचांग के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखना खगोलीय सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और इसमें जो पुरानी कृषि घटनाएं रहती है उनका संग्रहण रहता है, और इसका जो चलाने का कार्य करते कृषि पंचांग पत्रिका को वो कौन चलाते हैं, मौसम विभाग के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, ध्यान रखना, अगर कृषि पंचांग इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि भारतीय कृषि पंचांग के आधारित पर आधारित है, क्योंकि कृषि पंचांग के आधारित अपन भारतीय कृषि इसी के आधार पर की जाती है। दो पखवाड़े होते हैं इसमें, ठीक है, एक तो अमावस पकड़ावा और एक पखवाड़ा और एक पूर्णिमा वाला, इसमें कृषि की कटाई भी की जाती है और बुआई भी की जाती है, वो इसी पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, मैं आगे अगली डेफिनेशन करवाता हूँ दोस्तों। ये डेफिनेशन है, मान लो कि रामबाण सिद्ध होगी कल के पेपर में, बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप तो। अगली डेफिनेशन है दोस्तों, नंबरिंग आप करते रहना,
मैं नहीं कर रहा, खड़ीन की। और इस पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, खड़ीन एक ये मान लो कि जल संग्रहण करने के लिए एक स्रोत है खड़ीन, ठीक है, जो अपने पहाड़ी इलाकों में अपनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे अपनाया जाता है? पहाड़ी इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में। तो खड़ीन जैसलमेर जिलों में ब्राह्मणों द्वारा स्थापित जल संग्रहण की एक अनूठी तकनीक है। तो इसमें लिखा ये एक जल संग्रहण अनूठी तकनीक है जो पहाड़ी क्षेत्रों या रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ठीक है। एक इसमें एक लाइन नोट कर देना। इसका स्थापन है वो जैसलमेरी ब्राह्मणों द्वारा किया गया, ठीक है। जैसलमेरी ब्राह्मणों द्वारा इसका स्थापन किया गया। विशेषली ये जो खड़ीन की जिसमें जल संग्रहण किया जाता है, इसके द्वारा दो क्रियाओं का दो फसलों का ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें एक तो हो गई गेहूं की, गेहूं के अंदर सिंचाई की जाती है, जो पानी इकट्ठा करते हैं उसका, ठीक है। और एक हो जाएगी अपने चना, गेहूं और चना, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछ जाते हैं खड़ीन, तो ये लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। आज तो मार्कर की दिक्कत नहीं आ रही, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, आशा करता हूं मैं। अगली डेफिनेशन अपने दोस्तों, पंचगतव्य। पंचगतव्य ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पंचगतव्य क्या कहते हैं? पंचगतव्य अपने जो स्पेशली ध्यान रखना, इसमें 5 तत्व शामिल है पंचगतव्य में, ठीक है, इसलिए इसको पंचगतव्य कहते हैं। 5 तत्व कौन कौन से शामिल है वो बता रहा हूं मैं। एक तो हो जाएगा इसमें गाय का दूध, गाय का दूध, ये दूध। दूसरा हो जाएगा दही, घी, गोबर एवं मूत्र के द्वारा आयुर्वेद एवं प्रयोग करना। देखो दोस्तों, पंचगतव्य का मतलब होता है इसमें 5 तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गाय का दूध होता है, दही होता है, घी होता है, गोबर और मूत्र। इनके द्वारा क्या है कि अपन जैसे आयुर्वेद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इसका औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और अपन जो गोबर और मूत्र है इसका अपन कृषि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो अपने इसकी डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। ये भी पूछी जाती है अक्सर, ध्यान रखना इसका भी। अपने पहली बात की थी केच क्रॉप की, अपन बात करेंगे केच क्रॉप की, ध्यान रखना। केच
क्रॉप, हिंदी लिख देता हूं मैं, अंतःवर्ती फसलें। कौन सी? अंतःवर्ती फसलें, ध्यान रखना। कैश क्रॉप का ध्यान रखना, हिंदी में कहते हैं इसे नकदी फसलें। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा नाम सेम है दोनों का, ठीक है। अपन बात करेंगे कैश क्रॉप की। देखो इसमें क्या करते हैं कि जो मुख्य फसल होती है अपनी, मुख्य फसल, मान लो कि मुख्य फसल लंबी अवधि वाली है, लंबी काल में पकता होगी, तो इसके साथ क्या है, हम कम अवधि वाली फसल बो देते हैं गौण फसल के रूप में, ठीक है। तो मुख्य फसल के साथ कम अवधि वाली गौण फसलों की बुआई करना। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा दोस्तों बताऊं कि जैसे अपन मुख्य फसल है, मान लो कि वो देर से पकेगी, उससे पहले अपन को गौण फसल से उत्पादन मिल जाएगा, और जब गौण फसल से उत्पादन लेके अपन निपटेंगे उसके बाद मुख्य फसल से मिल जाएगा। तो अपने जो खेत में है या अपने आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़ेगी, इससे अपनी आर्थिक इकोनॉमी बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। जैसे अपन गौण फसल के रूप में इसमें दलहनी फसलें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दलहनी फसलें विशेषकर हर फसल 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है पक के, ठीक है। 60 से 90 दिन में मुख्य फसल के साथ गौण फसल के रूप में दलहनी फसलें प्रयोग करेंगे, जो 60 से 90 दिन में पक के तैयार हो जाएगी। अगली डेफिनेशन देखो, ये हो जाएगी अपनी अगली डेफिनेशन, कवर क्रॉप। अब लग तो ऐसे रही है डेफिनेशन सारी इजी है, लेकिन वहां आने के बाद अपन लिख नहीं पाते, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, सारी मिक्स हो जाती है, फिर इधर की उधर, उधर की इधर। हाँ, कवर का मतलब ही क्या होता है, ढकना। अब ढकना किसको, फसल भूमि पे बोलेंगे तो भूमि को ढकेगी, तो ध्यान रखना। मैं मार्क चेंज करता हूँ एक बार, यह साइड डालता हूँ इसमें। देखो अपन उतनी देर अपन डिस्कस कर लेते हैं। कवर क्रॉप का मतलब क्या होता है कि वो फसलें जो भूमि पर फैलने वाली होती है और मृदा को ढक के रखती है, जिससे मृदा का कटाव कम होगा, ठीक है। मृदा कटाव कम होगा, तो मृदा कटाव करने वाली ऐसी कौन सी फसलें हो जो मृदा कटाव अपन बोलेंगे विशेषकर फैलने वाली, क्योंकि फैलने वाली फसल जो रहेगी उसकी जड़ें क्या है कि मृदा के अंदर गुच्छे के रूप में रहती है, जो मृदा का कटाव भी नहीं होने देगी, और उससे अपन को क्या है कि कवर क्रॉप का कार्य भी करेगी, और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहेगी अगर अपन दलहनी फसलों का प्रयोग करेंगे, तो ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना इसका थोड़ा स्पेशली। अब इसका एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाएगा लोबिया और मूंगफली। क्या आ जाएगा, लोबिया और मूंगफली। हाँ, वही फसलें लेंगे जिनकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो, जिनकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो, ठीक है। देखो वह फसलें जिनकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो तथा मृदा में उनकी जड़ें
अच्छे पकड़ी रहे तथा मर्दा घटाव कम। ध्यान रखना वह फसल जिनकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो क्या करेगी कि फसल बहुत दूर में फैल जाएगी और मर्दा को ढकी रहेगी। ठीक है, तो वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो तथा उन मर्दों के जड़ें क्या है कि अगर मर्दा में अधिक गहराई में रहेगी तो अपन क्या वैसे अगर रेनफॉल हो रहा बारिश हो रही तो रेनफॉल के दौरान जो मर्दा का कटाव होगा जल से वो इन जड़ों की वजह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इनसे अपन को क्या है कि मर्दा का कटाव भी कम होगा। अब इसमें बात करके कौन सी फसलें वो है तो सबसे बेटर फसलें रहेगी वो दलहनी रहेगी। ध्यान रखना कौन सी, दलहनी फसलें। अब दलहनी में भी ध्यान रखना लोबिया चौला, जिसे अपन चौला कहते हैं, लोबिया या मूंगफली। अब मूंगफली भी अपन को कौन सी बनी ध्यान रखना, फैलने वाली, गुच्छे वाली नहीं बोलनी है, फैलने वाली। ठीक है दोस्तों, कौन सी बोलिए, फैलने वाली। तो ये भी ध्यान रखना, कवर क्रॉप भी आपको ध्यान रखना है स्पेशली। हाँ, अगली डेफिनेशन की बात करते हैं तो हाँ दोस्तों, इस पे भी अगली डेफिनेशन पे भी वेरी मोस्ट लगा लेना क्योंकि ये भी लगभग पूछी जाती है हर बार। जल संचय, जल संचयन। ठीक है, जल संचयन क्या होता है, देखो इधर कि मान लो कि वर्षा हो रही है अधिक, उस जल को अपन एक गड्ढा करके या तालाब में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, उसको गड्ढा तालाब में या खड़ीन, जिसमें अपन ने थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन बताई थी खड़ीन वाली कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो जल को ऑब्जर्व या जल को एकत्रित करके उसको फिर फसल के रूप में अपन जो फसल में सिंचाई के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो जल संचयन में क्या है कि जो वर्षा के द्वारा अधिक वर्षा होती है उसके द्वारा जो पानी अपना व्यर्थ बहता रहता है उसको एक जलाशय में इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद वापस अपन किसी फसल के सिंचाई के रूप में प्रयोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई लिखने वाली चीज नहीं है, बोल दिया मैंने, आप खुद सुन के लिख सकते हो ये डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन देखो फिर, जल संचयन। जल संचयन हो गया, अगली देखो अपनी। यह आखिरकार बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं इस डेफिनेशन की, मैं लिखवा रहा हूं FYM। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बता रहा हूं, इसका नाम होगा फार्म यार्ड मैन्यूर। फार्म यार्ड फार्म यार्ड मैन्यूर। ठीक है दोस्तों, फार्म यार्ड मैन्यूर फुल फॉर्म है इसकी, और फार्म यार्ड मैन्यूर का मतलब होता है कि जो फसल अवशेष बचते हैं अपने उनको कहते हैं फार्म यार्ड मैन्यूर। ठीक है, इसमें स्पेशली आप एनपीके की ध्यान रखना दोस्तों, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन आधा होता है, चौथाई और आधा। ठीक है, सुन लिया है, राधा आधा चौथाई आधा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये फार्म यार्ड मेन्यूर के अंदर अगर एनपीके की मात्रा पूछ जाए तो आधा चौथाई आधा ऐसे याद रहे तो सुन ले, राधा आधा चौथाई आधा, और नहीं सुन सी तो फिर पता ही है टावर रोसी। अगले देखो, हाँ, अब ये चीज बेसिकली चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है वो कि वैसे कोई एग्रीकल्चर हेरिटेज टफ सब्जेक्ट है नहीं, बहुत आशा करूंगा कि बहुत अच्छे नंबर आए आपके। अब देखो दोस्तों, ये तो आप भी मान लो कि रट्टी लेना, सिंधु घाटी सभ्यता 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछेगा आपको, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों बात अपन प्राचीन समय की करें तो प्राचीन समय में सभ्यताएं चलती थी। अब सीख गए आजकल वाले मेकअप वेकअप करने, वरना पहले वाले को नहीं पता था कि मेकअप क्या होता है क्या नहीं होता, तो पहले वाले की बात कर रहे हैं अपन। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत है तो शुरुआत इसकी मानी जाती है 5000 वर्ष पूर्व।
कितने वर्ष पूर्व? 5000 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत माना जाता है या प्रारंभ माना जाता है। इसका दूसरा नाम है वो भी ध्यान रखना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इस सभ्यता के अनुसार क्या है कि सबसे पहले अगर अपन को किसी फसल के अवशेष मिले थे या फसल बोने के अवशेष मिले थे तो वो ध्यान रखना कौन सी फसल के तहत मिले थे, न्यू टाइप में भी क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के, वो भी कौन सी वाली? अनाज वाली फसलों के, अनाज वाली फसलों के अवशेष। अनाज वाली फसलों के अवशेष किस घाटी के किस सभ्यता के अनुसार मिलते हैं, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार। इसका प्रारंभ काल माना था वो 5000 वर्ष पूर्व है, आज से 5000 वर्ष पूर्व है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगली बात करें इसमें, हल का आविष्कार भी इसी सभ्यता के अनुसार होता है, ध्यान रखना। आपको सिंधु घाटी सभ्यता ना देगा, आपको हड़प्पा सभ्यता देगा, ध्यान रखना। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता ना देकर हड़प्पा देगा, उसलेगा कि हल का आविष्कार, ध्यान रखना। हल का आविष्कार होगा दोस्तों 29 वर्ष पूर्व ही, 29 वर्ष पूर्व है, ठीक है। कोई प्रजाति थी पहले खुमेरियन नाम की, उन्होंने किया था, ध्यान रखना। खुमेरियन प्रजाति ने इस हल का आविष्कार किया था। हल का आविष्कार किसने किया था? खुमेरियन प्रजाति ने, ठीक है, खुमेरियन प्रजाति ने हल का आविष्कार कब हुआ था? 1900 वर्ष पूर्व है, और किस सभ्यता के तहत हुआ था? हड़प्पा सभ्यता, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब माने थे? 5000 वर्ष पूर्व, और अनाज वाली फसलों के अवशेष किस फसल के या किस अवशेष के तहत मिलते, तो ये भी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के तहत मिलते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको सीधा सा बताना होता है इसमें, ठीक है। हाँ, इंपोर्टेंट कर लेना इसको भी। अगली दोस्त अपन बात करें तो अगली डेफिनेशन आती है अपनी सीरियल क्रॉप या सीरियल। नाम तो सुना सुना लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या, ये सोच रहे होंगे ना, बता ही देते फिर पता तो नहीं तो। हाँ देखो, सीरियल क्रॉप ज्यादातर धान वाली फसलें होती है, धान्य खाद्य फसलें, धान्य फसलें कैसे होते हैं, ठीक है, धान्य फसलें। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है वो देखो थोड़ा सा तरीका, ठीक है, कि इस वर्ग में वह फसलें आती है जिनका मनुष्य खाने में प्रयोग करता है। इस वर्ग में वह फसलें आती है जिनका मनुष्य खाने में प्रयोग करता है। एग्जाम्पल हो जाए जैसे पेडी, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सारे किसमें आएगी? सीरियल क्रॉप में आएगी, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट आ गया, फिर एक ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट लिख लो इसके, तो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें आएगा अपना लोहा युग। वही सभ्यता लोहा युग है, तो अपन को वही लिखना है कि प्रारंभ कब हुआ था, क्या क्या इसमें मिलता है, ध्यान रखना। इसका प्रारंभ काल माना जाता है 1900 ईसा पूर्व, ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे ना, वहां पे वर्ष पूर्व ईसा पूर्व आ रहा है, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। और
ऋग्वेद का थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ऋग्वेद भी चर्चा में आया था इस लोहा युग में। ऋग्वेद ऋग्वेद। अब लोहा युग में क्या होता है ध्यान रखना, लोहा युग में जो लोहे की तत्व है, लोहे के औजारों का उपयोग किया गया था लोहा युग में, ठीक है। लोहे से बनने वाले तत्व है औजारें कब कब बनाई गई थी, तो लोहे युग में बनाई गई थी, ठीक है। तो लोहे का यूज औजारों के रूप में किया गया, ठीक है दोस्तों। ये अपना लोहा युग छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको कि शुरुआत कब हुई थी। न्यू टाइम में क्वेश्चन आ जाता है, और कौन से वेदों का थोड़ा ध्यान रखना। अगला आता है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल नवपाषाण काल का शुरुआत भी ध्यान रखना 1900 BC, ठीक है। 1900 BC पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। और इसलिए में ध्यान रखना दोस्तों कि इस युग के अंदर है ना पत्थर पत्थर और या पत्थर के हल्का आविष्कार किया गया था। ये न्यू टाइप के क्वेश्चन को तो छोटे छोटे कभी कभार 2 नंबर में पूछ ले, 1 नंबर में पूछ लेता है कि न्यू पत्थर का हल्का आविष्कार कब हुआ था, तो ध्यान रखना नवपाषाण काल में हुआ था। और कब हुआ था, 1900 BC पूर्व। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर तांबे से संबंधित है तो तांबे भी इसमें आएगा, ठीक है। तांबे से संबंधित औजारों का प्रयोग इसी काल में हुआ था। औजारों औजारों का प्रयोग, ठीक है, नवपाषाण काल में आएगा। इनकी शुरुआत होती है वो ध्यान रखना 1900 BC पूर्व हुई थी। और इसमें हल्का आविष्कार हुआ था किसमें, नवपाषाण काल में। और इसमें तांबे से संबंधित औजारों का प्रयोग किया गया था, उससे संबंधित पत्थर से संबंधित हल्का प्रयोग भी किया गया था। अब देखो अगले दोस्तों, अगली डेफिनेशन आपकी सुनी हुई क्या है, याद भी होगी सही, तो ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं बोल के बताऊंगा, इनकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। मृदा संरक्षण, संरक्षण एक होता है मृदा संरक्षण और एक मृदा शरण, अपन ने बताया था, ये भी लिख लो, मृदा शरण। देखो दोस्तों, इसमें तो क्या है कि मृदा का कटाव होता है कृत्रिम या प्राकृतिक कारणों से। इनमें से इसमें क्या करेंगे, जो कटाव हो रहा है कृत्रिम कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, उसको रोकेंगे अपना मृदा। मृदा संरक्षण, संरक्षण मतलब बताओ उसे सुरक्षित करना, ठीक है। जो कार्य हो रहा है उसको सुरक्षित करना, माना कि जो मृदा के लिए मृदा शरण है वो हानिकारक है, तो इसको अपन जो कंट्रोल करने के मेथड अप्लाई करेंगे वो किसमें आएंगे, मृदा संरक्षण में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। और मृदा शरण में हो जाएगा कि मृदा के कणों का कटाव या मृदा कणों का वायु जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मृदा शरण कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसमें जा रहे हैं, इसमें अपन जाते हुए कणों को रोकेंगे, ठीक है। अब रोकने के लिए अपन बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं, इसमें फसल चक्कर के द्वारा या केज क्लॉप के द्वारा, जो भी है वो ध्यान रखना, दोनों का ध्यान रखना। एक डेफिनेशन दोनों में से आपको कल पक्के मिलेगी पेपर के अंदर, हल्के में मत ले लेना इनको। एक डेफिनेशन दोस्तों ये ध्यान रखना, कुनफा, ठीक है दोस्तों, मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना। लोठे
के बर्तन में जानवरों के मल मूत्र अस्थि मज्जा मल मूत्र अस्थि मज्जा मांस और मृत मछलियां का मिश्रण को उबालकर मछलियों के मिश्रण को उबालकर तैयार की गई तरल खाद कुनपा कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसको 2-3 बार पूछी गई है, ध्यान रखना। थोड़ी अटपटी भी है, नाम से ही अलग डेफिनेशन है तो इसलिए भटक जाते लोग। कुनपा लोटे के बर्तन में जानवरों के मलमूत्र अस्थि मज्जा मांस और मृत मछलियों के मिश्रण को गर्म यानी उबाल कर अपन टेम्परेचर को उबाल कर जो तैयार खाद दी जाती है तरल पदार्थ से, वो क्या कहलाती है? कुनपा कहलाती है। और बहुत ही उपजाऊ होती है, या मान लो कि मृदा के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि आपको ही पता है हाँ फास्फोरस मिलेगा डीओ में, अपना डीओ में फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, तो मृदा में फास्फोरस पोषक तत्वों की प्राप्ति भी इसी से होगी। और ये कृत्रिम और कृत्रिम खाद्य आपको पता है कि सब पूरे नाइट्रोजन युक्त या पूरे पोषक तत्व युक्त होती है। ये तो हो गया अपना दोस्तों जो मेन डेफिनेशन थी 10, 12, 14, 15, मेरे हिसाब से 20 के आसपास होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी अपन बात करते हैं, बड़े क्वेश्चन आएंगे। बड़े क्वेश्चन से अपन कैसे कौन से है और कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप ही देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को, मैं आपको लिखवा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पहला है भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्व। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का, आपने जो भारत की कृषि की अर्थव्यवस्था मेनली वो टिकी हुई किस पे? टिकी हुई कृषि पे ही है। ठीक है, भारत की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर आधारित है, ध्यान रखना। इसमें आपको पॉइंट बना के आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना, आपको देखना है एक बार जरूर जाते टाइम, या अभी देख लेना रात को जब मैं वीडियो अपलोड कर दूं। हाँ, ये आपके ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा नहीं आएगा। या फिर आपके 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर 8 नंबर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का। एक कुछ सबसे इंपॉर्टेंट का महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको पूरा ही पढ़ के जाना है। मैं वो बता दूं, मैं इतना करवा नहीं सकता क्योंकि फिर क्लास अपलोड नहीं हो पाएगी। ITK, ठीक है, हिंदी में बता दूं मैं इसको, कहते हैं स्वदेशी तकनीकी ज्ञान। ये महा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। आपको कल के पेपर में आपको इनसे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बड़ा क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपका हो सकता है इसकी डेफिनेशन भी पूछ ले। तो ध्यान रखना दोस्तों इसका। स्वदेशी, अब स्वदेशी मतलब अपने देश में पहले कौन कौन सी तकनीकें अपनाई गई थी, अब कौन कौन सी तकनीकें अपनाई गई है, और उन तकनीकों का कितना अपने यूज कर रहे हैं, और उसको देखते हुए अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसा सुधार आया है स्वदेशी तकनीकों के माध्यम से, तो वो अपन को इसमें बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों को ध्यान रखना है। क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों,
ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, यह भी महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। अब ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करना, आपको 3 प्रकार की होती है जो, ठीक है, ऋतु के आधार पर भी पूछ सकता है। इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में या 4 नंबर में तो ऋतु के आधार पर पूछ लेगा, या आपको ये मान लो कि खाने के आधार पर पूछ लेगा, यूज के आधार पर पूछ लेगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसमें फिर ऋतु तो नहीं देगा, आपको पूछेगा सस्य विज्ञान के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, सस्य विज्ञान के आधार पर फसलों का वर्गीकरण ध्यान रखना। अगर बड़ा क्वेश्चन आए 10 नंबर में तो सस्य विज्ञान के आधार पर पूछेगा आपको, और अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो ऋतु के आधार पर या एक दे देगा कोई भी, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आएगा जलाशय के बारे में। जलाशय में क्या आएगा कि सस्य विज्ञान के अनुसार हाँ, अगर प्राचीन काल में जो अपने जल स्रोत थे, जल स्रोत मतलब जल को संग्रहण करने के लिए कौन कौन से स्रोत थे उन पे आपको टिप्पणी करनी है। जैसे जल स्रोत कौन कौन से होंगे आपके, जल स्रोत या जलाशय, ध्यान रखना। इसमें 2-3 है, उनको आपको पढ़ लेना। एक तो तालाब हो जाएगा, एक मैंने अभी डेफिनेशन कराई खड़ीन की, खड़ीन देख लेना, और 2-4 है जो देख लेना आप, ठीक है, जो अपने पहले के प्रयोग करते थे, अपने पूर्वज प्रयोग करते थे, जिनसे आपको विरासत में मिली है चीजें, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चनों की बात हो रही दोस्तों। आप एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, बड़ा क्वेश्चन है, लगभग 4-5 क्वेश्चन हो गए, और इनमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, श्योर है। अगर 199% या 99.99% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पूछ लेगा वो, क्योंकि भारतीय कृषि का वर्तमान में महत्व, ठीक है, भारतीय कृषि का वर्तमान में महत्व, भारतीय कृषि का वर्तमान में महत्व बताओ, ठीक है, ये पूछ लेगा। महत्व पूछ लेगा या वर्तमान विस्तार बताओ, एक ही बात है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। एक अगला क्वेश्चन पूछ लेगा अपना, जैसा कि भारतीय कृषि की भविष्य की संभावनाएं बतानी है आपको भविष्य की, ठीक है। देख रहे हो आजकल कितना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कि किसान और ज्यादा प्रयोग करेगा तो मृदा की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और मृदा की स्थिति खराब हो जाएगी तो उनका फसल उत्पादन लेना बहुत ही हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए मैंने जो जितना बताया है उतने में से अगर आप एक बार पढ़ के चले जाना और इन क्वेश्चनों को देख लेना, अगर फिर आपके पेपर में नहीं मिले या फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो उसका तो कोई उपचार भी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा जितने बताए उनमें से लगभग 70% पेपर मिल ही जाएगा। हाँ, न्यू टाइप अगर आपको ये करनी है तो न्यू टाइप आपको ध्यान रखना, आपको जैसे 3 साल के 4 साल के पुराने पेपर देख के जाना है, क्योंकि ये कृषि विरासत एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हुए भी लोगों की हवा किसका देता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें चीजें ऐसी पूछी जाती है, वर्ड होता कुछ और डेफिनेशन कुछ उसकी और होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।